शिकवा शिकायत मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ वारदात का अफसाना। इस अफसाने में बीवी अपने शौहर की हरकतों से परेशान होकर शिकवा और शिकायत बयान करती हैं। तो चलिए उनके शौहर की हरकतों को हम भी सुनते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इस अफसाने में बीवी अपने शौहर की शिकवा शिकायत को बताती है। उनकी हरकतों से परेशान रहती है, गैरों के लिए अपने आप को तबाह कर डालते हैं, चाहे घर में कोई भी आफत आ जाए। अगर दुकान से सौदा लाने जाते हैं तो पुंजों की दुकान से सौदा ले आते हैं, जो सारे बाजार से खराब गेहूं देता है, घुना हुआ, चावल भी मोटा, घी में आधा तेल, दाल में आधा कंकर, तेल भी मिलावट का, और दाम दे आते हैं चमेली के तेल का। मना करने के बावजूद भी वो सौदा वही दुकान से लाते हैं। जेवर बनवाने के लिए बीवी पहचान के सुनार को बुला रही थी। जनाब भी वहीं बैठे थे। कहा, धोखा खाओगे, मेरा एक बचपन का दोस्त है, मुझे कभी धोखा नहीं देगा। बीवी ने भी जेवर बनाने उन्हीं के दोस्त को दे दिया। बरसों के बाद जब जेवर बनकर आया, रुपए में 8 आने तांबा, और देखकर घिन आती थी। बीवी बेचारी रो पीट कर बैठ जाती है, और ये जनाब कुछ कहते ना सुनते। घर में अगर कोई कुछ मांगने आ जाता तो क्या मजाल उसे खाली जाने देते, और लोग भी ऐसे के बिना लिए जाते नहीं। बीवी इतना उन पर बिगड़ती कि आदमी एक बार खोकर सीखता, 2 बार खोकर सीखता, मगर ये भले मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। इनकी करतूत कहाँ तक कहूँ। जनाब एक न एक मेहमान रोज ले आते हैं। जरा सा घर, 2 चारपाई, ओढ़ना बिछोना सब दोस्तों को देने को तैयार। खुद मेहमान के साथ लेटते हैं और बीवी बच्चे के सर जमीन पर पड़े सुकड़ कर रात काटते हैं। गर्मियों में तो कोई मसला नहीं, ठंडियों में तो कयामत ही आ जाती है। बीवी को एक होशियार और सलीकेमंद नौकर की तलाश थी, मगर जनाब को नौकर रखने की और जल्दी थी। एक दिन ना जाने कहां से एक बांगड़ू को पकड़ लाए और उसकी ऐसी ऐसी तारीफें की कि बड़ा ईमानदार है, फर्माबरदार, गजब का सलीकामंद, होशियार है। बीवी उनकी बातों में आकर रख लेती है। बाद में उसकी असलियत सामने आती है। ये आदमी एक नंबर का पागल, अहमक, किसी चीज की तमीज नहीं, 10 तक गिनती भी नहीं आती। बीवी गुस्सा पीकर रह जाती है। खूने जोश खाने लगता है कि सुअर के कान उखाड़ लूं, लेकिन ये जनाब उसे कुछ कहते ही नहीं, उसके ऐबों पर पर्दा डाल देते। कमरे में झाड़ू देता तो सारी चीजें बिगाड़ देता और धूल ही धूल उड़ाता। बीवी ने जब निकालने की धमकी दी तो अगले दिन कमरा बिल्कुल साफ मिला और हर चीज सलीके से रखी थी। और ये जनाब भी हंसकर कहते, देखा आज कमरा कितना साफ है, तुम तरीके से बतलाती नहीं हो, उल्टा उसे डांटने लगती हो। कुछ दिन तो कमरा साफ सुथरा मिला। इत्तेफाक से बीवी एक दिन सुबह जल्दी उठ जाती है और कमरे की तरफ आती है तो देखती है वो नौकर तो दरवाजे पर खड़ा है। ये जनाब बड़ी तन मन से झाड़ू दे रहे हैं। मैंने झाड़ू लेकर उस नौकर के सर पर दे मारा और निकाल दिया, और तनख्वाह भी ना दी। एक कुर्ता दिया था वो भी छीन लिया। इस पर हजरत रूठ कर घर छोड़कर जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका। ठंड में एक गरीब कपड़े मांगने आया तो बीवी ने कहा, इस बेकारी के जमाने में फालतू कपड़े किसके पास हैं? शायद रईसों के घर में हो। मेरे यहाँ तो जरूरत के कपड़े भी नहीं, और इस साल सर्दी के मौसम के कपड़े बनवाने की नौबत भी न आई। बीवी ने उस गरीब को जवाब दे दिया, लेकिन जनाब ने अपना कोट उतार कर उसको दे दिया। गरीब सलाम करता हुआ चला गया। इन्होंने ये ना सोचा कि इनके पास एक ही कोट है, अब पहनेंगे क्या? बीवी की आंख में खून उतर आया कि अब सर्दी में क्या पहनेंगे, अगर बीमार पड़ जाए और आफत आ जाए, पर आखिर काम तो इन्हीं को करना है। बीवी इन्हीं हरकतों से परेशान रहती है। सारी फैयाजी बाहर वालों के लिए मखसूस है। इतनी उम्र गुजर गई, बीवी को कभी कोई तोहफा ना दिया, और जनाब को भी कभी तौफीक नहीं हुई कि कभी जेवर या कपड़े शौके सिंगार लाकर देते। यहाँ तक कि बच्चों के लिए कभी मिठाई, खिलौने, बातें जिंदगी में एक बार भी ना लाए। दफ्तर में भी जनाब के किसी से मेलजोल नहीं, ना किसी अफसर को सलाम करते, ना ही किसी के घर जाते। औरों को छुट्टियां मिलती, इनकी तनख्वाह कटती है। औरों की तरक्कियां होती है, इन जनाब को कोई पूछता ही नहीं। बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं। कोई मुश्किल काम आ जाए तो इन्हीं के सर आता। दफ्तर में भी इन्हें घिस्सू पिस्सू वगैरह के खिताब मिले हुए हैं। कभी किसी दफ्तर में साल 2 साल से ज्यादा ना चले, या अफसरों से लड़ बैठे, या काम की कसरत की शिकायत कर बैठे। जनाब के कई भाई भतीजे हैं, लेकिन इनकी खबर कोई नहीं पूछता। लेकिन ये बराबर उनका मुंह तकते रहते हैं। एक भाई तहसीलदार है, गाड़ी है, नौकर है, बड़ी शान से रहते हैं। एक बार पैसों की जरूरत पड़ी, मगर जनाब हाथ फैलाना नहीं चाहते। बीवी ने बहुत मजबूर किया तो खत लिखा। कुछ दिन बाद बीवी ने पूछा, कोई जवाब आया? तो कहा, अभी वक्त लगेगा। दूसरा हफ्ता भी गुजर गया, आखिर उधर से कोई जवाब नहीं आया।
افسانے کے آخری میں جناب کو بیٹی کی شادی کو لے کر ایک ضد تھی، جہیز ایک کوڑی بھی نہ دیں گے، چاہے لڑکی ساری عمر کنواری بیٹھی رہے۔ جہاں جہاں پیغام دیے جاتے وہاں جہیز کا مسئلہ پیدا ہو جاتا اور ہر جگہ منائی ہوتی رہی۔ اسی طرح ایک سال پورا نکل گیا، لڑکی 17ویں سال میں چلنے لگی تو بیوی نے ایک جگہ بات پکی کر لی۔ حضرت بھی راضی ہو گئے کیونکہ انہوں نے کوئی مانگ نہیں کی تھی، حالانکہ دل میں انہیں یقین تھا کہ اچھی رقم ملے گی۔ شادی کی رسم بھی ٹھیک چل رہی تھی، لیکن ان جناب کے آگے بیوی کی ایک نہیں چلتی۔ ہر چیز میں ٹوک، یہ رسم بیہودہ ہے، یہ رسم بے معنی ہے، یہاں روپے کی کیا ضرورت، یہاں گیتوں کی کیا ضرورت، ناک میں دم کر دیا تھا، یہ کیوں وہ کیوں، یہ تو صاف جہیز ہے، تم نے میرے منہ پہ کالک لگا دی، میری آبرو مٹا دی۔ جناب کو یہ بھی خیال نہیں بارات دروازے پر ہے۔ اس دن لڑکی کے ماں باپ ورت رکھتے ہیں، لیکن جناب نے ورت رکھنا ضروری نہ سمجھا اور سارے خاندان کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے ناشتہ اور کھانا بھی کھایا۔ اب کنیا دان کی رسم آئی۔ جناب کو کنیا دان کی رسم پر ہمیشہ سے اعتراض ہے، اسے فالتو چیز سمجھتے ہیں، کہتے ہیں لڑکی کوئی دان کی چیز ہے، دان روپے پیسے کا ہوتا ہے، جانور بھی دان دیے جاتے ہیں، لیکن لڑکی کا دان بیکار سی بات ہے۔ عزیز و قارب سمجھاتے ہیں مگر ان کے کان پر جو بھی نہیں رینگتی۔ بیوی ان کے پیر پڑتی، کچھ نہ کرنے کو کہتی، بس منڈپ پر چل کر لڑکی کے پاس بیٹھ جانے اور دعا دینے کو کہتی، مگر جناب تو جیسے کچھ سن ہی نہیں سکتے۔ آخر میں بیوی تنہا کنیا دان کی رسم ادا کرتی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بیوی کو شوہر کی جدائی برداشت نہیں، سارے عیوب کے باوجود انہیں پیار کرتی ہے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سی خوبی اسے ان کی طرف کھینچتی ہے۔ دیر سے گھر آ جاتے ہیں تو بے صبر ہو جاتی ہے، اگر اسے کوئی علم کا پتلا، عقل مند، حسین اور دولت کا دیوتا بھی دے تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔